आप सोचिए, प्रेम यादव की हत्या तो ये प्री प्लान्ड षड्यंत्र था। उनको घर पे बुला करके और वहाँ अपने घर पे उसको मार दिया गया। इट वॉज प्री प्लान्ड, पूर्व नियोजित। लेकिन उनके मरने के बाद जाहिर है कि जो और हत्याएं हुई वो तो रोष में हुई, रिएक्शन में हुई। समय आ गया है कि पिछड़ों को सोचना चाहिए, अपने हित के बारे में, अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए और इस मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ओबीसी को समझना चाहिए, इसको दलित को समझना चाहिए कि क्यों नहीं वो एकजुट है। जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया उनके दौरे पर खर्च हो जाता है। जैसा ये शुरू से कर रही है, वो ओबीसी और दलितों के खिलाफ हर चीज़ कर रही है। उस महिलाओं के आरक्षण में, कोटे में, जो ओबीसी सब कोटा, दलित सब कोटा, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो करे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ जौनपुर के लोकप्रिय सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, जो 2019 के चुनाव में बसपा से लोकसभा जीतकर संसद पहुंचे थे। हम इनसे बात करेंगे। कुछ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल लगातार चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल, ये ओपीएस की दिल्ली वाली रैली में पहुंचे थे। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो बार बार कहती थी कि भाई ओपीएस, जातिवार जनगणना, तमाम मुद्दे वो भी उठाती थी। जब से सत्ता में आए भूल गए हैं, खास करके ओपीएस। ये ओल्ड पेंशन स्कीम तो ये सरकारी कर्मचारियों के बहुत मुफीद स्कीम है। और जो नई पेंशन स्कीम चली है एनपीएस, इसमें बहुत ढेर सारे फायदे नहीं हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे। और मेरा ये मानना है कि ये सरकार अटेवा जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग हैं अपनी मांग कर रहे हैं, ये बहुत असंवेदनशील सरकार है। लेकिन चूंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर इसी समय ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जोर देंगे तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये उनकी मांगें मान ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन, जो काले किसान कानून को वापस लेने के लिए सालों तक चला, 1000 लोग मरे, किस तरह से सड़क पर वो रात दिन, गर्मी बरसात जाड़े में किस तरह से वो रहे, कैसे नहाए, कैसे खाए, कैसे सोए, कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने 1 साल सड़क पर गुजारा। लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। और जब पंजाब असेंबली का चुनाव नज़दीक आया, उसके पहले वो सरकार ने स्वयं उस 3 कानूनों को वापस ले लिया। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये जो अब जनरल इलेक्शन आ रहा है, पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन, तो ये जो गैस सिलेंडर महंगा होता गया और बहुत पैसा सरकारी ऑयल कंपनीज ने इकट्ठा करके रख लिया। कभी इतनी मांग के बावजूद, इतनी गरीबी के बावजूद 1 रुपया सस्ता किया नहीं। अब देखिए क्या हुआ, जब चुनाव नज़दीक आया तो पहले तो 200 रुपया पर सिलेंडर सस्ता कर दिया, फिर अभी 100 रुपया और सस्ता कर दिया, फिर मुझे उम्मीद है कि अभी और भी सस्ता कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने के लिए वो मुफ्त भी ये लोग कर सकते हैं। केवल चुनावी दौर में उसको अपने वादे के रूप में वोटरों को लुभाने के लिए, बहकाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ओपीएस के लिए इनके पास बजट नहीं है, पैसा कम है। ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। मेरे को लगता है इफरात पैसा है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं,
सैकड़ों करोड़ रुपया उनके दौरे पर खर्च हो जाता है। जहाँ प्रधानमंत्री का हर डिपार्टमेंट का अगर देखिए तो अपनी पब्लिसिटी के लिए और बीजेपी की पब्लिसिटी के लिए इतने लिटरेचर छप रहे हैं, इतनी बुकलेट छप रहे हैं कि कई हजार करोड़ रुपया अपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार खर्च कर रही है। तो क्या अपने सब पब्लिसिटी के लिए खर्च कर रहे हैं और ओपीएस के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं? ये मेरी समझ में नहीं आता। और आप देखिए, अभी नए पार्लियामेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। अभी डिलिमिटेशन सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो पार्लियामेंट की सीट इतनी जल्दी बढ़ाई भी नहीं जा सकती। तो क्या ज़रूरत थी उसमें इतने हजार रुपए खर्च करने की? क्या ज़रूरत थी 18,000 करोड़ रुपए में प्लेन खरीदने की? इसी तरह से बहुत चीज़ें हैं जो सरकार को जो पसंद आता है, जो करना चाहती है, उसके लिए वो पैसा नहीं देखती, केवल ओपीएस के लिए वो पैसा देख रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, आपने 3-4 बार नई पार्लियामेंट का नाम लिया और नई वाली पार्लियामेंट में आते ही महिलाओं को पार्लियामेंट में आरक्षण दिया जा रहा है 33%। लोग कह रहे हैं कि जो पिछड़ी वर्ग की महिलाएं हैं, जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वोटिंग तो जब हो रही थी तो सभी पार्टियों के सांसदों ने वोट उस बिल के पक्ष में दिया है। क्या आने वाले वक्त में पिछड़ों और दलित वर्ग की महिलाओं को उसमें आरक्षण मिलेगा या वो सवर्ण कोटा कहा जाए? अब जैसा इस गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, जैसा ये शुरू से कर रही है, वो ओबीसी और दलितों के खिलाफ हर चीज़ कर रही है। तो अभी तो आप इसको भूल जाइए कि महिला कोटा में ओबीसी महिलाओं का और दलित महिलाओं का आरक्षण करेंगे। और ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, छलावा है, धोखा है कि स्पेशल सेशन बुला करके उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास कर लिया और सभी पार्टी के लोगों ने उसको मिल करके, 2 को केवल छोड़ करके सर्वसम्मत से उसको पास किया। अब देखिए छलावा कैसे है। देश की महिलाओं को, देश की युवतियों को ये लगा कि ये मोदी जी ने आकर के महिला आरक्षण दे दिया और उनकी नेक नीति बटोर ली। और फिर वही बात कहता हूँ कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके किया, लेकिन कितना बड़ा छलावा है ये उनको बताने की ज़रूरत है और अपोजिशन पार्टीज़ को बताने की ज़रूरत है कि एक तरफ महिला आरक्षण बिल पास कर दिया और दूसरी तरफ महिला आरक्षण के खिलाफ अगर कोई रोड़ा है, कोई इसको अटकाने वाला है, देर करने वाला है, और मैं तो कहूँगा कि महिला आरक्षण के विरुद्ध कोई विलेन की तरह काम कर रहा, विलेन की तरह काम कर रहा है, तो वो ये सरकार है। क्यों? ये महिलाओं को तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना सेंसस हुए, बिना डिलिमिटेशन हुए ये आरक्षण लागू नहीं होता। और विलेन में क्यों कह रहा हूँ कि सेंसस न कराना केवल इसी सरकार ने जानबूझ के किया। 21 में सेंसस हो जाना चाहिए था, 2021 में कोरोना की वजह से रुका। तो कोरोना तो कब का ख़त्म हो गया, उस सेंसस को करा लेना चाहिए। तो इसी आने वाले चुनाव में, 24 के चुनाव में डिलिमिटेशन भी हो जाता और महिलाओं का आरक्षण भी लागू हो जाता। आप समझिए कितना बड़ा विरोधाभास है। ये वैसे है किसी को आप गाड़ी खरीद के दे दीजिए और उसकी चाबी रख लीजिए। आप समझ रहे हैं ना? ये देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा छलावा है और उनको बताने की जरूरत है कि उसमें रोड़ा है, उसमें अगर देर है तो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी और बीजेपी की वजह से है, वो उसमें रोड़ा बने हुए। अगर उन्होंने सेंसस करा दिया होता तो 2024 के ही इलेक्शन में उनका आरक्षण हो जाता।
मान लीजिए अगर वो सेंसस करा भी लेते हैं तो बिना कास्ट सेंसस के, बिना पिछड़ों और दलितों के हिस्सेदारी पता किए, खास करके पिछड़ों की जिनकी कोई गिनती अब तक नहीं होती आई है, बिहार में जातिवार जनगणना की रिपोर्ट भी आई है, लेकिन जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे फिर पिछड़ों की हिस्सेदारी कहाँ तय कर पाएंगे वहाँ, खास करके उन महिलाओं की जो फूलन देवी जैसी हैं, जो ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जिनके पीछे कोई खड़ा नहीं है, और वो महिलाएं जो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन सवर्ण तबके की महिलाएं ऑलरेडी बहुत समृद्ध हैं, वो अपने आप उनके पास तमाम संसाधन है, वो पहुंच जाएंगी। पिछड़ों और दलितों का क्या होगा फिर? देखिए, इसमें जो सत्ताधारी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, इसमें उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो कास्ट सेंसस तो कतई नहीं कराएगी जब तक कि उसका कोई मजबूरी नहीं होगी, उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा। और अगर कास्ट सेंसस करा भी लेगी तो उस महिलाओं के आरक्षण में, कोटे में जो ओबीसी सब कोटा, दलित सब कोटा, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो करेगी सरकार, ये सरकार, क्योंकि ये केवल दिखावा करती है, ढोंग करती है। जब तक कि उस पर उतना दबाव नहीं होगा, जब तक कि ये समझ लेगी कि अब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा बंटाधार हो जाएगा, तब तक तो वो कोटे में सब कोटा कतई देने से रही। अभी ये स्थिति नहीं है, एकदम स्थिति दूर दूर तक नहीं है। हाँ। अभी दो हर्डल हैं। कास्ट सेंसस ये करा लेते हैं, पहला हर्डल वो है। दूसरा हर्डल है उस सेंसस, कास्ट सेंसस कराने के बाद भी ये गवर्नमेंट, ये सरकार कभी नहीं चाहेगी, जैसा कि उसके अभी तक के रुख से स्पष्ट है, कि ओबीसी का, महिलाओं का और दलित महिलाओं का अलग से कोटा करे। ये नहीं करेंगे। अच्छा, एक बड़ा जो जाति का मसला है, इस पर बार बार भाजपा का स्टैंड कुछ समझ में नहीं आता। पहले जब सत्ता में थे तो कहते थे जातिवार जनगणना कराएंगे, दूसरी पार्टियों पे जातिवाद का आरोप भी लगाते थे, और उसमें सबसे ज़्यादा उनका जो टारगेट था, एक आपकी पार्टी बसपा, दूसरी सपा। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कांड हुआ है, आपने सुना ही होगा, देवरिया कांड। वहाँ पर पहले हत्या एक यादव की होती है, प्रेम यादव की, साजिशन होती है, उसके जवाब में 5 ब्राह्मण मार दिए जाते हैं। और उस पूरी घटना को, जो नरसंहार हुआ, उसमें सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इस पर क्या कहते हैं सांसद जी? क्या जो सरकार कर रही है वो सही है? प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए, यही न्याय होगा? जो सरकार ने और जगह किया वो भी सही नहीं था, जो यहाँ भी करने जा रही है वो भी नहीं सही है। आप सोचिए, प्रेम यादव की हत्या तो ये प्री प्लान्ड षड्यंत्र था। उनको घर पे बुला करके और वहाँ अपने घर पे उसको मार दिया गया है। इट वॉज प्री प्लान्ड, पूर्व नियोजित। लेकिन उनके मरने के बाद जाहिर है कि जो और हत्याएं हुई वो तो रोष में हुई, रिएक्शन में हुई, उस गुस्से में हुई। तो इसको कानूनी ढंग से निपटना चाहिए। प्रेम जी की हत्या का जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जैसे न्यायालय में जाना चाहिए, और दूसरे लोगों की भी हत्या में जो जिम्मेदार हैं उनके भी खिलाफ कानूनी ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ विधायक सलमणि त्रिपाठी अपराधी को साथ घुमा रहे हैं, लोग ये आरोप लगा रहे हैं, मंच से खड़े होकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये मामला अब हमारी वर्चस्व की लड़ाई का है, यहाँ न्याय वाय की बात आप मत करिए। योगी जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, तमाम उनके पदाधिकारी जाते हैं, सिर्फ दुबे परिवार के उस छोटे से बच्चे से मिलके चले आते हैं, कोई यादवों के घर तक जाने की जहमत भी नहीं उठाता। आपको लग रहा है कि न्याय जैसी कोई उम्मीद बची है यहाँ? न्याय जैसे पहले भी नहीं हो रहा है और न तो कोई उम्मीद है। और ये जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कुछ लोग सत्ता में रह करके अपने पोजीशन का, पद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इसको ओबीसी को समझना चाहिए, इसको दलित को समझना चाहिए कि क्यों नहीं वो एकजुट है। इतनी संख्या होते हुए भी वो क्यों नहीं सत्ता में है। और जो ओबीसी के लोग, जो दलित लोग हैं, जो उनको मोहरे बना करके सत्ताधारी पार्टी ने अपने पास केवल वोट रखने के लिए रखा है, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि कभी
अपने कौम के खिलाफ गद्दारी न करो। और ये लोगों को समझना चाहिए, जनरल लोगों को, कि ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में चुन चुन करके लात मार करके बाहर कर दें चुनाव से। उसका डेमोक्रेटिक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से ही बदला लिया जा सकता है। और देखिए, जब एक बार आप सत्ता पर काबिज होंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। लगता नहीं है जिस तरीके की भाजपा की नीति है, नियत है, उससे आपको लगता है कि क्या सत्ता पे काबिज हो पाएंगे? क्या योजना है? क्या इंडिया गठबंधन में बसपा जा रही है? आप लोग की क्या तैयारी है? किस तरीके से अगला चुनाव लड़ेंगे कि भाजपा सत्ता से जाए, दलित पिछड़े सच में सत्ता में आए और गुलाम नेताओं की जगह वो नेता दलित पिछड़ों के सत्ता में बैठे जो उनकी आवाज़ उठा सके? इसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, हम एक पार्टी की बात नहीं करते, पूरी अपोजिशन की बात करते हैं। हमारी पार्टी ने अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि इधर रहेगी कि उधर रहेगी, किधर रहेगी। और मैं पार्टी में हूँ और मैं कह भी नहीं सकता, मेरे कहने का कोई रिलेवेंसी भी नहीं है इसके बारे में कि पार्टी किधर रहेगी। हाँ, हम लोग समय समय पर अपने जो भाव हैं और जो अपनी थॉट हैं वो कहते रहते हैं। अब इसको मिल करके पार्टी को डिसाइड करना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस चुनाव में जो ओबीसी का मुद्दा उछला है ये दूर तलक जाएगा। इसका कुछ ज़रूर अपोजिशन पार्टी का फ़ायदा होगा और सत्ताधारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए कि उसने हमेशा सत्ता में रहते हुए ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान किया। प्रधानमंत्री जी खुद पिछड़े हैं, बार बार कहते हैं। वो खुद पिछड़े हैं, लेकिन वो पिछड़े से नहीं होता, वो तो किसके कब्जे में है ये देखिए। वो किसने, अगर आज वो उनकी बात न करें तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उनको झंडा देकर आगे खड़ा किए हुए हैं। जिस दिन उनकी बात करना बंद कर देंगे या उल्टा करने लगेंगे, उस दिन वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। पर ये कहते हैं कि हम पिछड़ों को हिस्सेदारी देते हैं, मतलब जगह जगह भाजपा हर जगह दावा करती है। और आप तो संसद जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो संसद तक में झूठे दावे करने से बाज नहीं आते। कई सारे स्टेटमेंट हैं जो फाल्स हैं, सबको पता है। लेकिन ये दावों के बाद भी तमाम ऐसी नौकरियां निकल रही हैं जहां पिछड़ों का पूरा हिस्सा गायब है। ईडब्ल्यूएस का 10% का जो कोटा है उसमें सीटें ज़्यादा आ रही हैं। पिछड़ों का 27% का कोटा है, वहाँ 9% भी नहीं मिल रहा है। शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती आज भी लटकी हुई है, पिछड़ों और दलितों का हिस्सा नहीं मिला। क्या बाकी नेता क्या कर रहे हैं? विपक्ष क्या कर रहा है? सपा, बसपा, कांग्रेस, वो सारे लोग जो आजकल पिछड़ों की बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने समय समय पर इस बात को उठाते रहते हैं कि ये सरकार पिछड़ों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। 27% का कोटा नहीं भरा जाता और उनमें इन एलिजिबल कि उसके पद के योग्य नहीं है ऐसा कह करके उनको टरका दिया जाता है। और पिछला जितना पुराना बैकलॉग है उसको भरना चाहिए। भाई, समय समय पर जो पद 27% से छूट गए उसको इकट्ठा करके उसमें निकालना चाहिए। इसी तरह से जो डायरेक्ट भर्ती कर रही है उसमें पिछड़ों का वो कोई एक को भी नहीं लिया। और इसके अलावा जो सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो उसका मतलब ही है कि उसमें अगर सरकारी होता तो कुछ तो होता, 27% नहीं होता, 10% तो होता, 15% तो होता। जब उसको उन संस्थानों को अगर प्राइवेट कर देंगे तो उसकी तो एक भी रखने की जिम्मेदारी नहीं है, वो सब अपने तरह से उसको करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार पिछड़ों का बहुत अहित कर रही है। समय आ गया है कि पिछड़ों को सोचना चाहिए, अपने हित के बारे में, अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए और इस मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। पिछड़ों के साथ साथ आखिरी सवाल है, सांसद जी की क्या तैयारी है? इलेक्शन एकदम सर पे, 6 महीने बचे। देखिए, क्या है कि इसमें तैयारी क्या है, सांसद तो पूरे 5 साल तैयारी करता रहता है। क्षेत्र में घूमना है, जनसंपर्क करना है,
तरह तरह के जो काम विकास के हैं उसको करते रहना है, और मैं कर भी रहा हूँ। तो जब 5 साल आएगा तो तैयारी क्या, वो अगर टिकट मिलेगा तो चुनाव का पर्चा दाखिल करना है, फिर जा कर के जनता में हाथ जोड़कर वोट मांगना है कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो ठीक है भाई वोट दो, अगर अच्छा नहीं किया है तो वोट न दो भाई। तैयारी तो पूरे 5 साल सतत चलती रहती है, और जब चुनाव आएगा तो हर सांसद अपना वो कार्ड, जो परफॉर्मेंस कार्ड है, वो जनता के सामने रखेगा, अपनी बात को रखेगा, उनको बताएगा। पूरी बातचीत में एक बात तो समझ में आती है कि सांसद जी कह रहे हैं हमने तैयारी सिर्फ 6 महीने में नहीं करनी है, हम भाजपा सरकार जैसे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट पहले ही दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने के पहले सारे वो अच्छे काम करना चाहती है जिससे उससे वोटर जुड़े। और सांसद जी कह रहे हैं कि हम पिछले 4.5 साल में जो कर चुके हैं उसका रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाएंगे। अब जनता को तय करना है कि 4.5 सालों का हिसाब किताब क्या रहा, या उसको सिर्फ 2 महीने के लोक लुभावन दावों में फंसना है और फिर से किसी पार्टी विशेष को जिताना है, या एक अच्छा सांसद, एक अच्छी पार्टी, एक नया प्रधानमंत्री, जो भी चुनना है वो सीधा जनता की झोली में है। बाकी दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी का क्या होगा ये सिर्फ भविष्य के गर्भ में है। कोई ऐसा एक बिहार को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नतीजा अब तक सामने नहीं आया है कि विपक्ष की एकजुटता का फायदा दलित पिछड़ों को होता नजर आया। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। और सांसद जी की कही गई बातों पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।